जैसा कि पिछली क्लास में हमने बताया था, नागरिकता के विषय में चर्चा करेंगे, जिसमें नागरिकता प्लस भारत के संदर्भ में नागरिकता पर आज के टॉपिक पर चर्चा होगी। तो इसमें सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि नागरिकता क्या होती है। नागरिकता नागरिकता व्यक्ति एवं राज्य के मध्य विकसित होने वाला वह कानूनी संबंध है जिसे हम कुछ निम्नलिखित बातों से समझते हैं। जैसे पहला है, राज्य अपने नागरिकों को कुछ अधिकार उपलब्ध कराता है। जैसे कुछ तो अधिकार राज्य अपने नागरिकों को उपलब्ध कराता है और कुछ सभी को उपलब्ध कराता है। सभी का मतलब जो विदेश से भी आए उनको भी कुछ अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान में मूल कर्तव्य के तहत। और दूसरे में है नागरिकों के राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारी दी गई हैं। 51 के का में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं। तो नागरिकों के राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य हैं। ठीक है, किसके? नागरिकों के राज्य के प्रति। तीसरा हो गया, देखिए तीसरा, प्रत्येक नागरिक की राज्य में निष्ठा होती है, यानी आस्था होती है, निष्ठा होती है। तो ये जो है तीसरा पॉइंट हो जाएगा। अब नागरिकता का महत्व क्या है? जैसे अब नागरिकता महत्व का और इसका लाभ क्या हो सकता है। तो देखिए नागरिकता का लाभ और महत्व क्या हो सकता है। जैसे पहला हम लोग लाभ देखते हैं कि इसका क्या लाभ हो सकता है, कि जैसे कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को ही उपलब्ध कराए गए हैं। जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 यह आर्टिकल किसको उपलब्ध है? केवल भारतीय नागरिक को उपलब्ध है, यह विदेशियों को नहीं उपलब्ध है। ये ध्यान रखना है आपको। इसमें क्या क्या है तो हम आप पर चर्चा करते हैं। तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल हम लोग सबसे पहले 15 बताते हैं। इसमें इसके अंतर्गत क्या है 15 में, जैसे इसमें हम शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं ताकि आपको जानकारी हो जाए। मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव प्रतिषेध है, यानी निषेध है। ऐसे मान के चलिए कि इसमें जो है कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। किस आधार पर? धर्म के आधार पर, कि आप इस धर्म के हैं तो आप पर भेदभाव होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जाति के आधार पर भी भेदभाव नहीं है, और मतलब लिंग यानी सेक्स के आधार पर, यानी मेल और या फीमेल के आधार पर भी जो है भेदभाव नहीं होगा। और जन्म स्थान पर के आधार पर, कि यानी आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको ज़्यादा वरीयता दी जाए, बिहार के तो कम दी जाए, या बिहार के हैं तो ज़्यादा दी जाए, इस तरीके से कोई प्रावधान नहीं है। केवल भारत का नागरिक होगा, किसी राज्य का नागरिक नहीं होता है। ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए आर्टिकल 16 हम थोड़ा चर्चा करते हैं। 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब सरकारी नौकरियों में सभी को समानता, लेकिन यह विदेशियों को नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए कि यानी सरकारी नौकरियों का जो प्रावधान है वह केवल भारतीय लोगों के लिए है, इसीलिए अवसर की समानता है इसमें जो है। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल 19 में क्या है? 19 में देखिए क्या, वाक स्वतंत्रता है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, अदर भी हैं यानी। अब देखिए इसमें हिंदी में बताते हैं तो वाक स्वतंत्रता या कुछ विषयों, यानी विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, मतलब कुछ अधिकार ऐसे हैं जिनको संरक्षण है। ठीक है, तो यह है। अब यह देखिए विशेषकर भारतीय नागरिकों को ही वाक स्वतंत्रता का जो है अधिकार है। कुछ स्पेशल, जैसे कोई भी टिप्पणी कर सकते हैं, कोई भी जैसे अपना मत प्रकट कर सकते हैं, वो चाहे सही हो या गलत हो उससे मतलब नहीं है। कोई भी हम अपनी टीका टिप्पणी कर सकते हैं, बस शर्त है कि वो देश विरोधी ना हो, देशद्रोह के मामले में ना पाएँ। तो आप टिप्पणी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। नेतागिरी में कोई भी आप टिप्पणी कर सकते हैं। अमूमन आप देखते भी हैं टिप्पणी करते हुए लोगों को। तो आपका आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स है, तो आप लोग टिप्पणी करते हैं। अब देखिए आर्टिकल
29, हालांकि हम लोग इसको डीपली पढ़ेंगे, भी फंडामेंटल राइट्स जो पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। 29 हम बता देते हैं, 29 में क्या है, 19 हो गया, और 29 में देखिए, 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, बाकी डीपली बाद में पढ़ाएंगे। और 30 में क्या है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। तो यह हो गया, ये आपको पता चला। अब देखिए, अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि जैसे अब दूसरा जो पॉइंट है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट में क्या था, कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध कराए गए हैं, तो वो हमने बता दिए। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं कि महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है। कुछ विशेष स्पेशल पद हैं जिन पर केवल भारतीयों का ही अधिकार है, विदेशियों का नहीं अधिकार है। जैसे राष्ट्रपति, वो भारत के नागरिक को ही उपलब्ध है, या इसीलिए कहा जाता है भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, CAG और ETC लिख देते हैं, अदर भी हैं एक्सेट्रा। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण पद हैं जिनको केवल भारतीय नागरिक ही ग्रहण कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, संसद, राज्य, विधानमंडल आदि संस्थाओं के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों का है। जैसे संसद, यानी संसद में मतलब लोकसभा, राज्यसभा होती है, और विधानमंडल, विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद कुछ राज्यों में है, ठीक है, सब में नहीं है। विधानमंडल तो जिनमें विधानमंडल का मतलब विधान परिषद सब में नहीं है, विधानसभा सब में है, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, विधानमंडल कहलाता है। तो विधानमंडल में जो चुनाव होते हैं, ये सभी चुनाव केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। फिर उसके बाद यानी संसद और विधानमंडल में चुनाव लड़ने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है। तो चौथा देखते हैं, यानी वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार किसको है, भारत के नागरिकों को केवल है। ये ध्यान रखना आपको कि भारत का नागरिक ही होगा, वही केवल वोट दे सकता है। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं कि इसी में थोड़ा हम एक और बताना चाहेंगे कि एंग्लो इंडियन क्या होता है, ये आप लोग समझ लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंग्लो इंडियन में एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको समझना चाहिए कि जैसे जो पिता है वो यूरोपीय व्यक्ति हो, यानी उसका मूल जो है वो यूरोपीय हो, और माता भारतीय हो, तो वह एंग्लो इंडियन कहलाएगा व्यक्ति। मतलब पिता के मूल से ही एंग्लो इंडियन जो है बनता है। यदि माता विदेशी है और पिता भारतीय है तो उस कंडीशन में एंग्लो इंडियन नहीं कहलाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि मतलब पिता क्या हो, पिता अपने मतलब पिता विदेशी हो, विदेशी का मतलब यूरोपीय कंट्री से हो, और माता भारतीय हो, तो इस कंडीशन में एंग्लो इंडियन, ठीक है, व्यक्ति एंग्लो इंडियन कहलाएगा जो पैदा होगा। अब उसके बाद तो ये आपको समझ में आया। अब जैसे हम लोग भारत के संदर्भ में नागरिकता को समझते हैं कि जैसे इसका उद्देश्य क्या है, मतलब नागरिकता है जैसे, अब वो भी एकल नागरिकता को भारत में अपनाया गया है, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता नहीं अपनाया गया है, ठीक है। जैसे जिस प्रकार से ब्रिटेन में एकहरी नागरिकता यानी एक ही नागरिकता है का प्रावधान है, वैसे भारत में भी एक ही नागरिकता। एक नागरिकता का मतलब आप उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हैं, आप बिहार के मतलब जो है नागरिक नहीं हैं, आप केरला के नागरिक नहीं हैं, आप तमिलनाडु के नागरिक नहीं हैं, आप किसी भी मतलब जो है राज्य के नागरिक नहीं, आप केवल भारतीय नागरिक हैं। यह मतलब है प्रावधान कि आप एकल नागरिकता सिस्टम है, आप एक ही मतलब जो है देश के नागरिक हैं, वो है भारत, ठीक है। तो उद्देश्य इसका क्या रहा, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, बंधुता को सुनिश्चित करने के लिए यह प्रावधान लाया गया, ठीक है। तो यह इसका उद्देश्य था। अब उसके बाद संविधान नागरिकता संबंधी विधि का वर्णन नहीं करता। कौन? संविधान नागरिकता संबंधी विधि का वर्णन नहीं करता, बल्कि केवल इन प्रावधानों का वर्णन करता है। ध्यान रखना, अब ये शब्द को समझना है
कि हमने बोला संविधान नागरिकता संबंधी विधि वर्णन नहीं करता कि कैसे बनेगी, बल्कि केवल इन प्रावधानों का वर्णन करता है जिसके आधार पर संविधान लागू होते समय किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। भारत के विभाजन के कारण तीव्र प्रवसन यानी तीव्र माइग्रेशन जो हुआ है, प्रारंभ हुआ, जिसके कारण इन प्रावधानों का वर्णन करना आवश्यक हो गया है। ठीक है, तो हालांकि संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने का अधिकार देता है, ध्यान रखना। संविधान का अनुच्छेद, जैसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल संसद को विधि बनाने का अधिकार देता है नागरिकता के संबंध में, आर्टिकल 11 देखिए। ठीक है, अभी हालांकि जो है संविधान संशोधन विधेयक, नागरिकता संशोधन विधेयक पारित भी हुआ है अभी कुछ समय पहले। ठीक है, तो आपको पता, वो हम लोग जो है इस टॉपिक में नहीं, लेकिन अदर टॉपिक में हम लोग जो है चर्चा करेंगे, लेकिन उसका संदर्भ लेते चलेंगे हम लोग। फिर उसके बाद परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 निर्मित किया। जैसे जब अधिकार मिला तो भाई संशोधन भी करना है, तो 1955 में निर्मित किया गया। मतलब जो है संविधान, मतलब नागरिकता अधिकार अधिनियम 1955 में निर्मित किया संसद द्वारा। ठीक है, इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने एवं त्यागने का वर्णन किया गया। जैसे 1955 का जो संविधान संशोधन अमेंडमेंट, मतलब यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के तहत कुछ प्रावधान दिए गए हैं। क्या प्रावधान दिए गए हैं तो उनको हम लोग चर्चा करते हैं। उसी के प्रारूप में संशोधन हुआ है वर्तमान में, ध्यान रखना। तो उसको हम लोग भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो हम लोग जो है इसी में चर्चा करते हैं कि नागरिकता कैसे प्राप्त होगी और कैसे नागरिकता को त्यागा जा सकता है। तो पहले तो ये देखते हैं कि नागरिकता प्राप्त कैसे होगी और नागरिकता को त्याग कैसे करेंगे, यही मेन इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, नागरिकता में पहले तो हम लोग प्राप्त करना, नागरिकता को प्राप्त करते हैं, बाद में प्राप्त होगी तो त्याग भी करेंगे, वो देखते हैं बाद में कैसे त्याग होता है। नागरिकता पहला है जन्म से। जन्म से का मतलब बाई बर्थ। ठीक है, बाई बर्थ, जन्म से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है नागरिक। अब देखिए, इसको समझते हैं बाई बर्थ वाला। कोई भी व्यक्ति जन्म से नागरिक होगा कब जन्म से नागरिक होगा? जब जन्म के समय माता पिता दोनों या कोई एक, बहुत ध्यान से सुनना है, फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से नागरिक तब हो सकता है जब जन्म के समय माता पिता दोनों या कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक है, और वो भी यह प्रावधान लागू तब होगा जब 3 दिसंबर 2004 से नियम बनाया गया यह है कि माता पिता में से कोई भी अवैध रूप से भारत में ना रह रहा हो। ये ध्यान रखना कि मतलब 3 दिसंबर 2004 को एक कानून भी बना दिया गया कि यदि कोई माता पिता में से अवैध ना रह रहा हो, लीगली रूप से रह रहा हो, तभी यह नागरिकता प्राप्त होगी। कि माता पिता में से एक अगर कोई भी भारत का नागरिक है तो नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, या दोनों तभी मिल जाएगी। ठीक है, और लेकिन अवैध रूप से है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये बात समझ में आई जन्म से। अब देखिए, दूसरा हमने बताया वंश क्रम से। वंश क्रम से कैसे हो सकता है? यानी रक्त संबंध द्वारा, बाई डिसेंट। अब देखिए, यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश के बाहर हुआ है, जैसे कोई व्यक्ति है जिसका जन्म बाहर हुआ है देश के, ठीक है, तो उसे वंशानुगत नागरिकता तब प्राप्त होगी, जैसे वंश के आधार पर नागरिकता तब प्राप्त होगी जब जन्म के समय माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो तथा जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास का मतलब कि जो भारत में एम्बेसडर हैं, यानी भारतीय दूतावास में आवेदन करके पंजीकरण कराएं। और अगर पंजीकरण नहीं हो पाता है, ऐसा ना होने के
के बाद भी नागरिकता मिल सकती है, लेकिन उसके लिए भारत सरकार की विशेष अनुमति लेनी होगी आपको, तब आप नागरिक बन सकते हैं भारत के। तो ये आपको दूसरा पॉइंट भी समझ में आया। फिर उसके बाद पंजीकरण के द्वारा एक नागरिकता प्राप्त होती है, बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। आप बता दीजिए सरकार को कि जैसे अब देखते हैं इसमें, यह प्रावधान वर्तमान में 2 तरह के व्यक्तियों पर लागू होता है। अब देखिए किस प्रकार के 2 व्यक्ति हैं जिन पर लागू होता है यह। ऐसे लोग जो भारतीय मूल के हैं लेकिन भारत के नागरिक नहीं हैं, मतलब भारतीय मूल के हैं लेकिन लेकिन भारत के नागरिक नहीं हैं। उनके माता पिता या दादा दादी, माता पिता या दादा दादी में से कोई एक भारत का नागरिक हो, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा ले सकते हैं नागरिकता। ऐसे लोगों पर भी लागू होता है जिनका विवाह भारत के नागरिक से हुआ हो। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, उसने भारत, या कोई लड़की है, उसने भारत के नागरिक से जो है विवाह किया है और वह भारत में रहना चाहता है, तो बाई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करिए और आप रह सकते हैं। अब लेकिन एक कंडीशन है, शर्त है, जिसके लिए आप ऐसे नहीं मतलब रजिस्ट्रेशन करा लिया और बस रहने लगेंगे आकर, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो उसके लिए एक प्रावधान किया गया है, ऐसे लोगों को कम से कम 5 वर्ष तक भारत में निवास करना, ठीक है, ऐसे लोगों को कम से कम 5 वर्ष तक भारत में निवास करना आवश्यक है। जबकि पहले अवधि 6 मास की थी, 6 महीने की थी। 1986 में 5 वर्ष किया गया, ठीक है। जैसे पहले यह वर्ष 6 माह की थी और वो 1986 में, सॉरी 1986 है, 1986 में यह प्रावधान 5 वर्ष में किया गया है कि 5 वर्ष तक रहिए भारत में और आप रजिस्ट्रेशन कराने के 5 वर्ष तक भारत में रहें तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। तो यह आपका प्रावधान हो गया। अब उसके बाद इसी में एक और प्रावधान है कि एक प्रावधान था कि राष्ट्रकुल नागरिकता का प्रावधान था। इसमें क्या होता था, इसमें जो है नागरिकता पहले दी जाती थी कुछ लोगों को, जैसे आयरलैंड गणराज्य के वयस्क एवं स्वस्थ बच्चों को नागरिकता देने का प्रावधान था, और राष्ट्रमंडलीय राज्यों को, जितने राष्ट्रमंडल के राज्य मतलब देश थे, तो इनको प्रावधान था। लेकिन अब देखिए क्या है कि राष्ट्रकुलीय नागरिक का प्रावधान, राष्ट्रकुल नागरिकता का प्रावधान 2003 में समाप्त कर दिया गया है। ये ध्यान रखना, 2003 में क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रकुल नागरिकता का प्रावधान किस सन में त्याग दिया गया है, तो आपको बताना है 2003। इसके तहत राष्ट्रमंडलीय राज्य, जो हमने बताया, राष्ट्रमंडलीय राज्य आयरलैंड गणराज्य के वयस्क स्वस्थ बच्चों को नागरिकता देने का प्रावधान था, जो कि अब खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देशीकरण के द्वारा भी नागरिकता मिलती है, और एक और होता है किसी राज्य क्षेत्र के भारत में विलय द्वारा भी। जैसे किसी राज्य को अगर भारत में विलय किया गया है, जैसे सिक्किम राज्य का जो है विलय किया गया तो नागरिकता अपने आप मिल गई। जब विलय ही किया गया तो नागरिकता तो मिल ही जाना है। तो इस प्रकार से नागरिकता भी मिलती है। अब उसके बाद जैसे हम लोग देशीकरण वाला देख लेते हैं, देशीकरण द्वारा कैसे मिलती है नागरिकता। देशीकरण, देशीकरण द्वारा कैसे, अब जैसे हमने जितनी भी, देशीकरण का मतलब ये है कि अब जितनी भी विधियां बता दी हैं उस आधार से इतर मतलब अलग हटके अगर कोई विधि है तो वो ये है। अगर मतलब इसमें जो चारों से प्राप्त नहीं हो पा रही है, जैसे जो भी हमने जितनी बताई हैं विधियां, उनमें से अगर नागरिकता आपको उस कारणों से नहीं प्राप्त हो पा रही है तो आपको देशीकरण के माध्यम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। वह प्रावधान, इसके प्रावधान देखिए क्या हो सकते हैं। वह किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जो भारतीयों को अपना देशीकृत नागरिक बनाने की सुविधा ना देता हो।
बी आप जैसे अब इसमें ए पार्ट और बी पार्ट करके समझ लेते हैं। ए पार्ट में हमने क्या बताया, वह किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो, कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी देश का नागरिक ना हो जो भारतीयों को अपना देशीकृत नागरिक बनाने की सुविधा ना देता हो। जैसे किसी भी देश में जाए वह नागरिक बनाने की सुविधा ना देता हो, तो ऐसा भी मतलब जो है उसको नागरिकता नहीं मिल सकती है, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद बी वाला ऑप्शन क्या हो सकता है, देशीकरण का आवेदन करने से पूर्व कम से कम 1 वर्ष से लगातार भारत में रह रहे हो और इस 1 वर्ष से पहले कम से कम 10 वर्ष से संबंध रहा हो, भारत सरकार की नौकरी कर चुके हो, तो क्या हो सकता है, नागरिकता मिल सकती है आपको। और ए वाला अगर स्पष्ट ना हुआ हो तो एक बार फिर से बताते हैं, जब वह किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जो भारतीयों को अपना देशीकृत नागरिक बनाने की सुविधा ना देता हो, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। अगर ऐसा नहीं है, वो भारत देश को नागरिकता नहीं देता है, तो आप भारत की नागरिकता भी नहीं ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखना। अब दूसरे बी वाले में हमने क्या बताया कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष तक भारत में रहा हो और नागरिकता मिल जाए, तो उसके लिए एक और प्रावधान है कि आप 10 वर्ष का जो है भारत से संबंध रहा हो, या हमने बताया कि भारत सरकार की नौकरी कर चुका हो और फिर विदेश चला गया हो और उसने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली हो, फिर भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता हो, तो उस मतलब परिप्रेक्ष्य में ये जो है कथन लागू होता है। अब सी वाला ऑप्शन देखते हैं। सी में जो है लिखित रूप से सरकार को शपथ पत्र दें कि देशीकरण का प्रमाण पत्र मिलने पर अपने देश की नागरिकता छोड़ देंगे। मतलब जब भारत की मिल जाएगी देशीकरण के माध्यम से, तो जहाँ की नागरिकता है वो त्याग दे देंगे, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, तो ये का अब देखिए एक और प्रावधान हम बताते हैं, डी ऑप्शन बता देते हैं। उसका मतलब जो व्यक्ति नागरिकता लेना चाहता है उसका आचरण अच्छा हो और किसी प्रादेशिक भाषा अथवा राजभाषा का जानकार हो। ठीक है, जैसे राज्य, किसी भी राज्य का जैसे बहुत अच्छा जानकार हो, मतलब जो है उसमें जैसे भारत में 22 भाषाओं का मतलब जो है रखी गई हैं भारत में, भारतीय संविधान में, तो किसी न किसी एक भाषा का अच्छा विशेषज्ञ जानकार हो तो उसमें भी जो है देशीकरण में जो है आ जाएगा और जो है उसको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया नागरिकता प्राप्ति। अब त्याग कैसे, मतलब त्याग कैसे कर सकते हैं नागरिकता का। ठीक है, अब देखिए त्याग कैसे कर सकते हैं, इसको भी जो है हम लोग देखते हैं। त्याग दो, देखिए त्याग जो है स्वेच्छा से त्याग कर सकते हैं या पर्यावसान से, मतलब हम जो है किसी दूसरे देश में रहने लगे हैं जाकर, उससे भी, या आर्टिकल 9 में जो है टर्मिनेशन के माध्यम से, यानी एक शब्द यूज़ किया जाता है संविधान में आर्टिकल 9 में, टर्मिनेशन, तो इसके माध्यम से हो सकता है, यानी पर्यवसान। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है तीसरा है वंचित किया जाना, किससे, स्वयं समापन से, मतलब जो है वंचित किया जाना। ठीक है, अब वंचित किसी कारणों से किया जाएगा तो वो भी देखिए क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब पहला बताते हैं स्वैच्छिक त्याग, कोई नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना नागरिकता का तो स्वेच्छा से त्याग हो सकता है, लेकिन मूल अधिकार का स्वेच्छा से त्याग नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। अब उसके बाद दूसरा हमने बताया बर्खास्तगी द्वारा, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, इसे बर्खास्तगी कहते हैं। जैसे मतलब उसको जो है, जैसे जब आपने दूसरी के देश की नागरिकता ले ली तो स्वतः ही आपकी खत्म हो जाती है नागरिकता। ठीक है, अब वंचित कैसे किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा कुछ आधारों पर नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। जैसे कुछ आधार क्या हैं, देखिए वंचित किया जाना, सत्य बातों को छुपाकर नागरिकता ग्रहण करना, जैसे कुछ आपने बातें ऐसी बताई जो आपने गलत बताई, आप थे दूसरे देश में देशद्रोही, आपने बताया कि हम बहुत ईमानदार हैं, रहे आकर बढ़िया,
बाद में छानबीन हुई तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा, नागरिकता रद्द हो जाएगी। तो वही चीज़ है, सत्य बातों को छुपाकर नागरिकता ग्रहण करना। ठीक है, अब उसके बाद उसी में बी समझते हैं, देशद्रोह, राष्ट्र विरोधी कार्य करना या शत्रु देश से गैर कानूनी संबंध का बनाना, यह सब भी जो है नागरिकता को त्याग देने के लिए पर्याप्त रीज़न है। नागरिकता प्राप्त, देखो सी वाला सी बताते हैं हम आपको कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 वर्ष के भीतर 2 वर्ष की सज़ा कर चुके हैं तो नागरिकता भाई छोड़नी पड़ेगी। यानी नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर और 2 वर्ष की सज़ा आपको मिल चुकी है, 5 वर्ष रहे 2 वर्ष सज़ा काटी, यानी आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के व्यक्ति हैं, तो आपको नागरिकता क्यों दी जाए। ठीक है, तो अब डी वाला ऑप्शन देखते हैं, दीर्घ प्रवास, लगातार 7 वर्ष तक विदेश में रहे और भारत सरकार दूतावास में सूचना नहीं दी, आपकी नागरिकता चली जाएगी अगर ऐसा किया। तो संविधान लागू होने के समय किन व्यक्तियों को नागरिक माना गया। ठीक है, किन व्यक्तियों को नागरिक माना गया। संविधान लागू होने, संविधान कब लागू हुआ, 26 नवंबर 1949। तो देखिए 26 नवंबर 1949। ठीक है, देखिए संविधान लागू होने के समय किन व्यक्तियों को नागरिक माना गया। अब देखिए इसको बताते हैं, यानी माना गया यानी 26 नवंबर 1949 के पहले के समय किन व्यक्तियों को नागरिक माना गया। नागरिक का प्रावधान लागू हुआ उस समय निम्न प्रक्रियाओं द्वारा, जो हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए अधिवास द्वारा नागरिकता प्राप्त हुई उस टाइम। अब ये क्या होता है अधिवास। अधिवास द्वारा नागरिकता, भारत में पैदा हुए हो तथा जिनके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत की भूमि में पैदा हुआ हो और संविधान घोषित होने से पूर्व कम से कम 5 वर्ष से भारत भूमि पर निवास कर रहे हो। सबसे ज़्यादा नागरिक इसी विधि द्वारा बने थे, ये ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा जो नागरिक बने हैं वो इसी विधि द्वारा, जैसे हमारा संविधान लागू हो गया लेकिन फिर भी वो 5 वर्ष तक रहे तो वो नागरिक बन गया। शरणार्थी नागरिक, ये भी इम्पोर्टेंट मुद्दा है। शरणार्थी नागरिक ये कैसे बने, देखिए जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए उन्हें नागरिक मान लिया गया, लेकिन जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आए वह 6 माह की शर्त लगाई गई, इसके बाद नागरिकता का प्रावधान दिया गया। वह क्या शर्त थी। विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए प्रावधान क्या है, देखिए विदेश में जो भारतीय रहते थे उन्हें 2 शर्तों के आधार पर नागरिकता बनाया गया। देखिए क्या शर्तें थीं। एक शर्त थी कि उनका या उनके माता पिता या उनके दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो तो उनको नागरिकता मिलेगी। बी ऑप्शन था कि विदेश में स्थित भारतीय दूतावास के पास भारत का नागरिक बनने के लिए आवेदन देकर अपना नाम रजिस्टर करा लिए हो। जैसे विदेशों में भारतीय दूतावास ऑफिस होते हैं, अगर किसी को नागरिकता चाहिए तो आप तुरंत वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराइए, वहाँ पर जाइए, सूचित करिए कि हमको भारत की नागरिकता चाहिए, तो आप नागरिकता ले सकते हैं। अब हम आगे जानकारी देने से पहले एक शब्द है उसको हम बता देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। PIOS, ये क्या है PIOS। ठीक है, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये क्या है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। देखिए जब अंग्रेजी शासन हुआ तो उस समय अंग्रेजी शासनकाल में गिरमिटिया प्रणाली के तहत, अब गिरमिटिया प्रणाली क्या थी, गिरमिटिया
मिटिया प्रणाली। गिरमिटिया प्रणाली के तहत, गिरमिटिया प्रणाली क्या थी हम थोड़ा बता देते हैं। जैसे जो भारत में अंग्रेज़ों के गुलाम थे, मतलब अंग्रेज़ों ने जो गुलाम स्लेवरी बना के रखा था जिनको, उनको विदेशों में भेजा गया। और किस कामकाज के लिए? बागवानी, कृषि के या अन्य कामों के लिए जो भेजा गया विदेशी। यानी अब सीधी सी बात कहें तो बंधुआ मजूरों का प्रवासन या गुलामी की शर्त पर विदेश भेजना गिरमिटिया पद्धति कहलाती है। ठीक है, देखिए अंग्रेजी काल में गिरमिटिया प्रणाली के तहत बागवानी, कृषि एवं अन्य कार्यों के लिए जो लोग विदेश गए वहाँ के नागरिक बन गए, सभ्यता संस्कृति को स्वीकार कर लिए, ऐसे लोगों के समूह को PIOS कहा जाता है। जैसे वह कैसे नागरिक हैं? जैसे मॉरिशस में हैं ऐसे नागरिक, फिजी में हैं, अन्य देशों में हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया मॉरिशस और फिजी का, बाकी अन्य देशों में भी ऐसे नागरिक हैं जो गिरमिटिया पद्धति के माध्यम से अंग्रेज़ों के द्वारा भेजे गए थे, लेकिन बेचारे आ नहीं पाए आज भी। तो इसके लिए देखिए क्या प्रावधान हुआ है। तो देखिए हम लोग जो है, अब हम लोग चर्चा करते हैं। पहले तो थोड़ा एक टॉपिक ख़त्म कर लेते हैं। वर्तमान का टॉपिक है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 का, जिसमें अमेंडमेंट हुआ है, और 2019 में जो संशोधन हुआ है हाल ही में, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 1955 में जो अमेंडमेंट हुआ है वो वर्तमान 2019 में संशोधन जो दिया गया है। इसमें क्या है, 2019 में नागरिकता संशोधन के माध्यम से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यक वर्गों को जो धार्मिक शोषण के शिकार होकर भारत में पलायन कर गए थे, उन्हें भारत में नागरिकता देने का प्रावधान किया है। इन प्रावधानों की यह कहकर आलोचना की गई कि यह पंथ निरपेक्ष का विरोध, मतलब ये पंथ निरपेक्ष मॉडल के विरुद्ध हैं। पहली नज़र में सामान्य तौर पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, किंतु गहराई से अगर अध्ययन किया जाए तो यह पंथ निरपेक्ष के विरुद्ध नहीं है। ध्यान रखना, पंथ निरपेक्ष के विरुद्ध नहीं है यह प्रावधान। अब देखिए इस संशोधन का भारत के किसी नागरिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह मात्र 3 देशों से आए हुए शरणार्थियों के लिए बनाया गया। अतः परिस्थितिवश यह संशोधन अतार्किक नहीं आता है, मतलब यह सही है। वैसे अगर परिस्थिति को देखा जाए तो उस आधार पर यह प्रावधान गलत नहीं है। तो यह टॉपिक हमारा समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब हम लोग दोहरी नागरिकता के बारे में चर्चा करते हैं कि भारत के संदर्भ में क्या दोहरी नागरिकता का प्रावधान है कि नहीं है। तो इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हालांकि ये जो है डिबेटेबल क्वेश्चन जो है मेंस का है, लेकिन थोड़ा जानकारी इससे देना चाहेंगे कि भारत में एकहरी नागरिकता है, लेकिन वर्तमान में कुछ प्रयास ऐसे हैं जो दोहरी नागरिकता की ओर इंगित करते हैं। देखिए पहला प्रयास देखते हैं हम लोग। भारत में दोहरी नागरिकता विशेष अर्थ में है, मतलब सामान्यता नहीं है लेकिन विशेष अर्थ में है। इसके तहत भारतीय मूल के व्यक्तियों को, जैसे जो विदेश में रह रहे हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, उनको भारत से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इसका बहुत बेनिफिट है, हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे भी क्या बेनिफिट है इसका। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं। दोहरी नागरिकता की अवधारणा सर्वप्रथम अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 2003 में PIO, जो हमने अभी कार्ड बताया आपको, ये कार्ड के रूप में लागू किया गया है। ठीक है, और उसके बाद 2006 में मनमोहन सिंह द्वारा, ये अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, ठीक है, ये मनमोहन सिंह द्वारा 2006 में, ये किस माध्यम से, OCI कार्ड के माध्यम से। ठीक है, OCI। ठीक है, 2015 में वर्तमान सरकार ने क्या किया है, PIO और OCI कार्ड दोनों को समान कर दिया है। इसके तहत वर्तमान में निम्न सुविधाएं दी जा रही हैं, जो हम आपसे चर्चा करते हैं क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं।
पहला है पाकिस्तान व बांग्लादेश को छोड़कर सभी देशों के संदर्भों में इसे लागू किया गया है। ये ध्यान रखना कि मतलब ये जो दोनों को समान करने का उद्देश्य है, यह समान जो है किन के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना। बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए समान नहीं है। आप देखिए इनके लिए है ही नहीं ये प्रावधान। फिर उसके बाद दूसरा प्रावधान है कि मतलब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए नहीं है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि कार्ड धारक भारत में वाणिज्यिक भूमि खरीद सकते हैं। ये ध्यान रखना, मतलब वाणिज्यिक का मतलब आप उद्योग धंधे के लिए आप ज़मीन खरीद सकते हैं भारत में, ताकि एफडीआई भारत में जो है मतलब बढ़े, जिससे ठीक है, ताकि भारत की इकोनॉमी ग्रो करे, इसलिए यह प्रावधान लाया गया है। लेकिन आप कृषि योग्य भूमि नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है, कृषि योग्य भूमि खरीदना अलाउड नहीं है, ठीक है। अब ऐसे लोगों को आजीवन वीज़ा दिया जाता है और भारत आने के लिए पुलिस पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। ये ध्यान रखना है इन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि ये इकोनॉमी ग्रो कराते हैं, तो इसलिए ऐसा प्रावधान नहीं रखा गया है। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 11 फरवरी 2011 से मत देने का अधिकार लागू कर दिया गया और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा लोगों को मताधिकार दिया गया। लेकिन ये लोग ना तो चुनाव लड़ सकते हैं और ना ही सरकारी नौकरी में भाग ले सकते हैं, ठीक है, सरकारी नौकरी में भाग भी नहीं ले सकते, लेकिन मत दे सकते हैं। इसमें ये प्रावधान किया गया 11 फरवरी 2011 से, ठीक है। तो यह हुआ। अब दोहरी नागरिकता का महत्व देखिए क्या है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। आर्थिक रूप से देखिए, बताते हैं हम आपको कि भारत नई आर्थिक नीति के तहत विकास कर रहा है, जिसके लिए निवेश की आवश्यकता है। अतः भारतवंशी लोगों से संबंध सुधार कर निवेश को बढ़ाया जा सकता है। जैसे विदेशी में भारतीय रह रहे हैं जो, वो पैसा पैदा कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो भारत में इन्वेस्ट करेंगे, भारत में अपने जो है परिजनों को भेजेंगे। तो इससे क्या होगा, अब तो इससे जो है भारत में रुपया जब आएगा तो फॉरेक्स भारत का बढ़ेगा, ठीक है। तो ये लोग अपने रिश्तेदार परिवारों को विदेशी मुद्रा भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा में वृद्धि हो सकती है और इसके माध्यम से पर्यटन को सकारात्मक गति मिल सकती है। तो ये ध्यान रखना, पर्यटन भी बढ़ेगा, जिससे विदेशी लोग जब भारत आएंगे, विदेशी का मतलब जो भारतीय मूल के हैं लेकिन नागरिकता विदेशी है, अब वो टहलने जब भारत आएंगे तो रुपए खर्च करेंगे, सीधी सी बात है, और भारतीय इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो इस प्रकार से जो है प्रावधान रखे गए हैं, जो ये मतलब एक समझ लीजिए एक प्रकार दोहरी नागरिकता का प्रावधान केवल रिझाने के लिए है किसी को, मतलब अपनी अट्रैक्शन के लिए, बाकी कोई उनका प्रावधान बहुत विशेष कर नहीं है, ठीक है। प्रवासी दिवस, देखो प्रवासी दिवस क्या है, प्रवासी दिवस, ठीक है। प्रवासी दिवस गांधी जी के आगमन पर प्रवासी दिवस 2003 से मनाया गया जा रहा है। ये ध्यान रखना, गांधी जी के आगमन पर प्रवासी दिवस 2003 से मनाया जा रहा है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का आगमन दोबारा हुआ था, ठीक है। यानी पहला प्रवासी दिवस नई दिल्ली में 9 जनवरी 2003 को मनाया गया। इसके बाद निरंतर प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में 2016 में 14वां प्रवासी दिवस मनाया गया नई दिल्ली में, ठीक है। तो यह थोड़ा प्रवासी के बारे में था। और 15वां प्रवासी दिवस 7 से 9 जनवरी को बंगलुरु में मनाया गया, और बाकी आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। आगे का हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा फंडामेंटल राइट्स पर। तो बाय बाय।